नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो एक और धमाकेदार वन शॉट है इतिहास के अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। वन शॉट है, सीधी बात नो बकवास, अंतिम वार सीरीज हमारी चल रही है और इस वन शॉट में मैं आपको पूरा चैप्टर विद इन द 1 आवर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा और सारे जो आपके डाउट्स इस चैप्टर से रिगार्डिंग ये चैप्टर पूरा एक स्टोरी की तरह आपको इस वन शॉट में समझ में आ जाएगा और बाकी बिल्कुल डिटेल में समझना है, बहुत अच्छे से समझना है तो हमारे लेक्चर्स हैं, आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वन शॉट की। इस वन शॉट में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम आधुनिक युग से पहले जानेंगे, 19वीं शताब्दी की बात जानेंगे, युद्धकालीन जो रूपांतर हुए वो जानेंगे, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की बात करेंगे, महामंदी आती है और फिर उस महामंदी का भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है वो भी जानेंगे, फिर अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, फिर समय आ जाता है आजादी का। काफी देशों की एशिया और अफ्रीका को गुलाम बना करके रखा था, वो देश आजादी की मांग करने लग जाते हैं और ब्रेटन वुड्स क्या था, उसकी संस्थाएं क्या थी और फिर उसका समापन होता है और वैश्वीकरण की शुरुआत होती है। ये सारी बातें आज हम लोग जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। अभी ये लास्ट में मैंने एक बात बोली, वैश्वीकरण, और हम पढ़ रहे हैं भूमंडलीकृत। दोनों में फर्क कहां है सर, डिफरेंस कहां पर है? देखिए वैसे बड़ा डिफरेंस हमें नहीं है, भूमंडलीकृत और वैश्वीकरण एक ही बात है। भूमंडलीकृत या वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया का एकीकरण हो जाना, पूरी दुनिया एक हो जाना, मतलब हमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज का डिफरेंस पता ही ना चले कि भाई वहां इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया, कोई डिफरेंस ही नहीं पता चले। अभी ये भूमंडलीकृत होगा कैसे, ये कैसे बदलाव आएगा, वो हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कि आधुनिक युग से पहले, तो उसमें देखते हैं भूमंडलीकृत विश्व। भूमंडलीकृत विश्व का मतलब इतना ही आपको ध्यान रखना है कि पूरी दुनिया का एकीकरण हो जाना, पूरी दुनिया, भू मतलब भूमि होती है, भूमंडलीकृत वो पूरा एक हो जाए, ऐसा विश्व हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं। अभी कैसे होगा सर, पूरा दुनिया एक कैसे होगा? क्या सातों कॉन्टिनेंट को हम एक बार मिला देंगे वापस? नहीं, मिलाना नहीं है, फिर भी देखिए। आइए काम की तलाश में। अब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लोग काम की तलाश में जाते हैं। अब जब वो काम की तलाश में जाते हैं, जैसे मान लो इंडिया के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, वो वहां रहने लग गए, वहां सेटल हो गए तो क्या हो गया, यहाँ के लोग वहां चले गए। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफरेंस नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि वो हमारा कल्चर वहां लेकर के गए, हमारी संस्कृति वहां लेकर के गए, तो उससे क्या है, हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है वो दूर होते हैं। पूंजी पर बहुत सारी चीजें, हम पूंजी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और बहुत सारी चीजें भी भेजते हैं। पुजारी, तीर्थयात्री, ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए लोग आते हैं। हमने देखा है कि हमारे देश में है ना, इस्लाम के भी आए हैं, ईसाई धर्म के भी लोग जो हैं, बुद्धिस्ट हैं वो भी आए हैं, जो धर्म गुरु हैं वो आए हैं, या फिर मेडिटेशन करा है, ध्यान करा है, पूजा पाठ करी है और अपने जो विचार है वो फैलाए, तो एक देश से दूसरे देश में आते हैं। उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए, जैसे कि हम लोग ने सत्ता की साझेदारी में देखा, श्रीलंका में क्या होता है, गृह युद्ध होता है, और जब श्रीलंका में गृह युद्ध होता है तो वहां पे किसके, तमिल समुदाय के साथ जब बेकार होता है, उनके साथ बहुत बेकार बर्ताव करा जाता है, उत्पीड़न करा जाता है, उन पर अत्याचार करा जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, भारत में आकर के शरणार्थी बन जाते हैं। हुनर, विचार, आविष्कार। अब क्या है, लोगों के हुनर एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, वो भारत की वंशज है, भारतीय वंशज है। गूगल का सीईओ है वो कौन, सुंदर पिचाई, वो कौन है, भारतीय है। तो हुनर है ना भाई, यहाँ का हुनर वहां काम कर रहा है। कीटाणु और बीमारियों से भी क्या है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके ऊपर तो अभी शायद मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। कोरोना महामारी के ऊपर आपने देखा ही है कि एक जगह से शुरुआत हुई और वो पूरी दुनिया में फैल गई और फिर पूरी दुनिया एक होकर के उसके खिलाफ लड़ रही है, बीमारी के खिलाफ। ठीक है, बीमारी फैलाने वाले के खिलाफ नहीं। मालदीव के समुद्र में कोडिया, ये बात बताई गई कि हम प्राचीन समय में, मालदीव आपको पता है देश, कोडिया है ना, कोडिया अभी भी इस्तेमाल करी जाती है, बट कोडिया अब तो मतलब आप धागे बनाने में इस्तेमाल करी जाती है, जो हम लोग पहनते हैं इनको बनाने में इस्तेमाल करी जाती है। बट पहले के समय में उसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करा जाता था कि भाई वो क्या है, करेंसी वो देंगे, इतनी देंगे और इतनी हम लोग उसके बदले में चीज खरीद लेंगे। तो मालदीव के समुद्र में कोडिया, ये सब क्या है, एक हमें दिखाता है कि भूमंडलीकृत विश्व कैसे बनता है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड है वो इंटीग्रेटेड है, एक यूनाइट है। अब बात करेंगे रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। अब रेशम मार्ग क्या है, देखिए रेशम हम जानते हैं सिल्क होता है, अब उसका मार्ग, सर उसका मार्ग कैसे, तो देखिए इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क की बात हो रही है। देखो चीन से ना, ये वाला मैप देखिए आप लोग, ठीक है, चीन से ये जो ऊपर रेड रेड में आपको दिख रहा है ना, ये है लैंड के थ्रू, भाई जमीन के थ्रू जा रहा है, और ब्लू ब्लू में जो दिख रहा है आपको, ये पानी के द्वारा जा रहा है। तो मतलब यहां से चाइना का जो रेशम है, जो चाइना का सिल्क है, वो पूरी दुनिया में जाता था, यूरोप तक जा रहा है, अफ्रीका तक जा रहा है, इंडिया के आप देखिए पानी के द्वारा और जमीन के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या है, ये रेशम जा रहा है। जहां से रेशम जा रहा है उसे क्या कहा गया है, रेशम
मार्क आ गया है। अब आप इतना इंपॉर्टेंट सोचिए कि भाई इसको नाम ही रेशम मार्क दे दिया तो चाइना की कितनी इंपॉर्टेंस होगी रेशम के मामले में, सिल्क के मामले में कितनी इंपॉर्टेंस होगी वो आपको पता है। और सिल्क कैसे होता है, रेशम कैसे बनता है, ये बात हम कृषि वाले अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ रख चुके हैं। कोकून के बारे में मैंने पूरा बता रखा है और उसका वन शॉट भी आपके पास है। जमीन या समुद्र से होकर एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते हैं। ईसा पूर्व के समय से लगभग 15वीं शताब्दी तक ही चलता है। ईसा पूर्व के समय से पहले, ईसा पूर्व मतलब जो जेजस का समय होता है, मान लीजिए इसमें जेजस का जन्म हुआ 0 ईयर में, उससे पहले के समय से लेकर के अब भी 15वीं शताब्दी तक भी ये चला है। और पर अब ये धीरे धीरे रेशम मार्ग खत्म हो गया। कैसे हुआ वो आगे की बात जानेंगे। अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि इस मार्ग पे बोल दिया रेशम मार्ग है तो रेशम ही जाएगा, जरूरी नहीं है। और भी अब रास्ता मिल गया ना भैया, रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया तो अब यहां से बहुत कुछ चीजें जाती है। भारत के मसाले भी जाते थे, जो कपड़े हैं वो भी जाते थे, और फिर वापस में सोना चांदी भी आता था। सांस्कृतिक लोग, भाई जो संस्कृति भी, यहां से कोई लोग यूरोप चल गया, अफ्रीका चल गया, वहां रहने लग गया, संस्कृति में भी आदान प्रदान हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो यह हमें सब इस रास्ते से देखने को मिलता है। रेशम मार्ग, सिल्क रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, व्यापार का रास्ता रहा है। अब बात करते हैं भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। देखिए भोजन की यात्रा, जो चीज हम आज खाते हैं ना, जो आज हमारे सामने है, वो सभी की सभी कोई ऐसा नहीं कि भारत की है, ठीक है। तो कोई कहीं से आई है, कोई कहीं से आई है। और आई कैसे है कि लोगों में जब लोग गए हैं, जैसे मान लो मैं आज इंडियन हूं, मान लो क्या हूं, ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है, और मैं पहले और आखिरी में सबसे पहले भारतीय हूं, तो इंडियन हूं। आज हम लोग जैसे जो चीज खाते हैं, हम चीज खाते हैं, और मान लो मैं कभी ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो मैं जो चीज खा रहा था, मान लो मेरे पास उसके बीज थे, सीड्स थे, मैं वो बीज वहां बोकर के आ गया। अब वो बोकर के आ गया, उसके बाद मान लो 10 साल 20 साल बाद मैं वापस इंडिया आ गया। अब वहां के लोगों ने देखा यार ये क्या है, उनको भी टेस्ट करा करके आगे तुम भी खाओ, तो फिर धीरे धीरे वो चीज वहां पर भी प्रचलन में आ जाती है कि भाई वहां पर भी लोग खाना शुरू कर जाते हैं। नई फसलों के बीज वो आते थे, जो लोग जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, या वहां रहने के लिए जा रहे हैं, तो वो नए बीज वो आते थे, तो लोगों को खाने को बहुत बढ़िया मिल जाता था। देखिए अब यहाँ पर जो नए बीजों में क्या है, जैसे कि आप स्पेगेटी नूडल्स की बात करेंगे, आप नूडल्स चीन से थे, चीन से वो पूरी दुनिया में पहुंचते हैं, यूरोप से रेशम मार्ग की मैंने बताया ना, वहां से पहुंच जाते हैं। जो पास्ता है वो अरब यात्रियों के द्वारा पूरी दुनिया में पहुंचा है। और आप ये आलू, सोयाबीन, ठीक है, शकरकंद, ये सब मूंगफली, ये सब देखते हैं ना, ये हमें कहां से मिला है, अमेरिका से मिला है। अमेरिका, अब अमेरिका क्या है वो बात देखिएगा। यहां पर इस अध्याय में जो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं वह है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह। उत्तरी अमेरिका क्या है, आज एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। दक्षिणी अमेरिका क्या है, एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। कैरिबियन द्वीप समूह क्या है वो देख लीजिए। ये जो आपको इस मैप में देखने को मिल रहा है, यह है कैरिबियन द्वीप समूह। ये ऊपर जो जा रहा है ये उत्तरी अमेरिका है, ये नीचे जा रहा है वो दक्षिणी अमेरिका है, और ये क्या है, ये है कैरिबियन द्वीप समूह। इन तीनों को मिलाकर के क्या बोला जा रहा है, अमेरिका बोला जा रहा है। अब क्या होता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस 15वीं शताब्दी के अंत में, मतलब लगभग 1492 में क्या है, अमेरिका की खोज करते हैं। अमेरिका की खोज करने का मतलब क्या है कि वो जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरे वर्ल्ड से अलग था। वर्ल्ड के लोगों को पता ही नहीं था कि यार इधर भी कुछ है। फिर वो इंडिया को ढूंढने निकला था, पर वो रास्ता इंडिया के लिए उसको उधर जाना था, पर वो इधर घूम गया, ठीक है ना, जाना उधर था, वो इधर घूम गया, तो इधर घूम गया तो क्या हुआ उसको, यार ये इंडिया होगा, इंडिया नहीं था एक्चुअली में, फिर वो अमेरिका था, और वहां के लोगों को मिलता है। फिर वहीं से क्या है, आयु के आलू, सोयाबीन, ये सब कुछ पूरी दुनिया को मिलता है। नई फसलों से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब नई फसलें आई तो लोगों में बहुत बड़े बदलाव आए, जैसे कि आलू पर आयरलैंड के लोग इतना निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दौर में वहां पर आलू की जो फसल है वो खराब हो गई, तो वहां पर भूखमरी जितनी स्थिति हो गई, बहुत बुरी स्थिति उन लोगों की हो जाती है। तो अब जानते हैं विजय, बीमारी और व्यापार, ठीक है। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया का से कोई संपर्क नहीं था। तो अमेरिका में पढ़ा क्या क्या था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह है। तो अपनी खोज से पहले, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसकी खोज नहीं करी थी, तो वो दुनिया से बिल्कुल अलग था। आज के पेरू और मेक्सिको, देखो अब ये तो क्या है, मेक्सिको है जो किसमें, उत्तरी अमेरिका में है, ये है पेरू, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका में। अब क्या हुआ, जब अमेरिका की खोज होती है तो यहाँ पर बहुत कीमती धातुएं मिलती है, जैसे कि सोना, चांदी, ये जो धातुएं मिलती है। तो ये जब अब क्रिस्टोफर कोलंबस कहां था, पुर्तगाल का था। पुर्तगाल कहां पर है, यूरोप में है। तो यूरोप के लोगों को समृद्ध बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल होता है। यूरोप को समृद्ध बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ की कीमती धातुएं निकाल करके ले जाते हैं और पूरी दुनिया में बेचते हैं, खूब पैसा ये लोग कमाते हैं। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था।
अब आप यहां पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका को तो अपने अंडर में ले लिया। अब 16वीं शताब्दी तक आते थे पुर्तगाली और स्पेनिश सेना, इनका क्या है विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था, ये जीतने लगे थे, हर जगह जीतने लगे थे। हम लोगों ने भी देखा है कि हमारे यहाँ पे भी पोर्टुगीज आए थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत में आता है। चेचे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ चले गए। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप सबसे अलग रहेंगे ना तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर रहती है। आप मिलजुल करके रहते हैं, आप प्रकृति को फेस कर रहे हैं, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, ठीक है, बारिश आ रहा है, आपको इफेक्ट नहीं होगा। बट बिल्कुल आप अलग रहोगे तो आपको जो इम्यूनिटी पावर है ना वो वीक हो जाता है। अब ये लोग क्या थे ना, जो अमेरिका वाले लोग हैं ये हजारों सालों से बिल्कुल अलग थे, वो अपने ही मिलजुल के लोग रह रहे हैं, उनको बाहर के लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। अब हुआ क्या कि जो ये स्पेनिश सैनिक और अफसर है, इनको चेचक कीटाणु की बीमारी थी, चेचक स्मॉल पॉक्स जिन्हें कहा जाता है, वो बीमारी इन लोगों को थी। अब एक्चुअल में इनको तो पता था उसका ट्रीटमेंट क्या है, ओके, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये इनको जैसे मान लो किसी अफसर को चेचक हो गया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो गई, वो लोग क्या जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं और फिर उससे अमेरिका के लोगों को फैला दिया। अब अमेरिका के लोगों को फैला दिया ना तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अमेरिका वालों में इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं थी, प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी कि वो उसको बीमारी से सामना कर सके। तो काफी लोगों की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है और आसानी से ये जो यूरोपियन शक्तियां है अमेरिका को अपने कब्जे में ले लेती है। अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों, कपास और चीनी का उत्पादन के लिए। अब देखो अफ्रीका से क्या है, अफ्रीका से पकड़कर ला रहे हैं गुलामों को। ये बात तो हम लोग देख रहे हैं, आज अमेरिका में हम लोग पढ़ते हैं अफ्रो अमेरिकन के बारे में पढ़ते हैं, हमने मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने जो ओलंपिक की कहानी पढ़ी थी 1968 मैक्सिको ओलंपिक की राजनीति विज्ञान में, वैसे तो गुलाम पकड़ के ले गए थे अफ्रीका से और अमेरिका में काम करवा रहे हैं, किस लिए, कपास का और चीनी का उत्पादन के लिए। फिर आते हैं 19वीं शताब्दी में। तो अभी तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि रेशम मार्ग हुआ, रेशम मार्ग के बाद हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो दुनिया को जीत रही है। अभी हम लोगों ने देखा है कि चेचक कीटाणु से तो बीमारी से भी पूरी भूमंडलीकृत हुआ है, जो अमेरिका बिल्कुल अलग था अब वो यूरोप के कॉन्टेक्ट में आ चुका है और एक होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो आप लिंक बना करके चलते जाइएगा, आप स्टोरी की तरह समझिएगा, बर्डन मत लीजिए अपने दिमाग पर कि भाई क्या होगा क्या नहीं। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 की बात अब हम लोग करते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तकनीकों कारकों। देखो अब क्या होता है कि जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें जो बदलाव आते हैं उसके बहुत से कारक होते हैं कि भाई आर्थिक कारक भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक और सांस्कृतिक, सभी के कारण बदलाव आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 गतियों या प्रभाव है। आर्थिक विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज होना, उसमें 3 चीजों की बात करिए, 3 गतियां या प्रवाह, 3 फ्लो की बात करिए, वो कौन कौन सी है, व्यापार, श्रम और पूंजी। देखो श्रम और पूंजी तो वैसे भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि उत्पादन के कारक है ये। अगर आपको उत्पादन करना है तो आपको श्रम भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए, और जो चीज आपने उत्पादन करी है उसको आपने मार्केट में बेचने के लिए ही करा है। अब जब आप उसे बेचोगे तो उसे क्या कहा जाएगा, व्यापार कहा जाएगा। तीनों इंटर रिलेटेड है, पृथक कोई सा नहीं है, मतलब सेग्रीगेट नहीं है, अलग कोई सा नहीं है, पूरक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही देखने को मिलेंगे, व्यापार, श्रम और पूंजी। तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। तो आइए देखते हैं कैसे करते थे। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय पढ़ते हैं। अब ये वो दौर चल रहा था जब पूरी दुनिया क्या चाहती थी कि आत्मनिर्भरता चाहती थी कि भैया खाद्यान्न जो है, खाने पीने के जो सामान है जैसे गेहूं हो गया, इनमें हमें क्या है, आत्मनिर्भरता मिल जाए। पर ब्रिटेन की एक अलग ही कहानी है, अगर ब्रिटेन आत्मनिर्भर बनता तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी बेकार हो जाती। तो यहां पर ब्रिटेन वाला मुद्दा इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिटेन की कहानी को समझते हैं। ब्रिटेन की जो आबादी है वो तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। अब जब आबादी तेजी से बढ़ रही है तो भोजन की मांग भी क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी। अब देखिए, अब पहले अगर 50 लोग थे तो अब 100 लोग थे, तो अब इन 50 जो एक्स्ट्रा हुए हैं उनको भी क्या है, भोजन ज्यादा देना पड़ेगा। तो ज्यादा क्या है, भोजन की मांग हो रही है, भोजन की मांग ज्यादा हो रही है तो कृषि उत्पाद महंगे हो रहे हैं। ये बात हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम है या बराबर है पहले जितनी है, तो यहाँ पर क्या है, प्राइस ऑफ कोर्स की बात है बढ़ती जाएगी, मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कृषि उत्पाद महंगे हो गए। सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी। अब हुआ क्या, जो सरकार ने है ना मक्का मंगवाती थी विदेशों से, जो मक्का, ठीक है, कौन जो होता है उसे मंगवाया करती थी, वो खाते थे यहाँ के लोग, तो मक्का जो मंगवाया जाता तो उस पर पाबंदी लगा दी कि अब हम लोग नहीं मंगवाएंगे। इसे क्या कहा गया, कॉर्न लो, कि भाई सरकार ने जो मक्का के आयात पे पाबंदी लगाई वो कॉर्न लो को फौरन समाप्त करने की मांग करी गई। अब आप यहाँ पे देखिए कंडीशन समझते जाइए कि ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ती है, भोजन की मांग बढ़ी, कृषि उत्पाद महंगे हुए तो क्या हुआ कि मक्का मंगाया गया। अब मक्का का आयात कर रहे थे पर उस पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि डिमांड करी गई कि भाई आप ये आयात मत करो। तो फिर उसे कॉर्न लो कहा गया, फिर कॉर्न लो को फौरन समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया, क्योंकि लोगों की डिमांड थी, बोले खाने को नहीं है यार,
खाने को नहीं और तुम बंद और कर रहे हो, नहीं मंगवाओ, तो फिर वापस मंगवाना शुरुआत होगी। बहुत कम कीमत में खाद्य पदार्थों का आयात शुरू हो गया। अब एक्चुअल में हो क्या रहा, कंडीशन जो ब्रिटेन की है ना वो आप समझिएगा कि जो किसान यहां पे, जो ब्रिटेन का किसान है वो जो उगा रहा है ना, वो उगा रहा है बहुत कम है, पर यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जब जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उगा कम रहा है तो यहाँ पे क्या महंगाई बढ़ रही है। इसलिए लोगों ने डिमांड करी कि भाई कॉर्न को समाप्त करा जाए और ज्यादा कॉर्न मतलब मक्का है ना वो आयात करा जाए। ओके, अब आयात करा जाए तो जो विदेशों से जो मक्का आ रहा है, ठीक है, जो मक्का आयात हो रहा है ना, बात ध्यान से सुनिएगा, वो मक्का बहुत सस्ता हो रहा है। वो मक्का क्या है, बहुत ही ज्यादा सस्ता आ रहा है। तो जब मक्का सस्ता आ रहा है विदेशों से तो लोग क्या है, भरपूर खा रहे हैं, भरपूर खा रहे हैं। अब ये भरपूर तो खा रहे हैं, बढ़िया बात है, पर दूसरी तरफ आप किसानों की तरफ भी सोचिए, क्योंकि उनका मक्का कोई नहीं खरीद रहा है। क्यों नहीं खरीद रहा, क्योंकि उनका महंगा है, क्योंकि वो ज्यादा सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे किसानों की जो हालात है वो बहुत खराब हो जाएगी। ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, बेरोजगार होने लगे लोग, कीमतों में गिरावट, और कीमतों में गिरावट में ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। कीमतों में गिरावट क्यों आई है, क्योंकि यहां से जो आयात हो रहा है मक्का वो बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। और जब सस्ती चीज मिलती है ना तो हम हमारा उपभोग का स्तर क्या है, बढ़ा देते हैं। हम सोचते हैं यार एक चीज एक क्यों दो खरीदना है, सस्ती तो 5 रुपए में दोनों आ जाएगी, ले 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 जल्दी ले ले। तो कीमतों में गिरावट होने के कारण क्या है, ब्रिटेन में जो उपभोग स्तर है, कंज्यूम करने के जो स्तर है वो लेवल बढ़ जाता है। औद्योगिक प्रगति बढ़ती है और उसके साथ आय भी बढ़ती है। अब हमने ये बात भी देखी कि औद्योगिक प्रगति बढ़ रही है। यहां तक की बात आप देखिएगा, एक इशू है, किसानों की स्थिति खराब होती है, बेरोजगारी होती है, उसके बाद यहां पे एक बात और करिए, फिर यहां पे एक और बात बताइए कि औद्योगिक प्रगति हो रही है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होने से बढ़ रहा है, और फिर अगर लोग काम करेंगे उसमें आय भी बढ़ेगी। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में क्या है, यूरोप का पेट भरने के लिए। अब यूरोप इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को क्या है, उपनिवेश कर रखा है उन लोगों ने, अपने कंट्रोल में कर रखा है, गुलाम बना रखा है। तो उनका पेट भरने के लिए पूरी दुनिया में क्या है, जंगलों को काटा जा रहा है और वहां पे खेती करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको खाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनके खाने के लिए इतनी चिंता चल रही है। अब देखिए, अब हुआ क्या है कि खेतों पे अब काम करने के लिए मजदूर चाहिए। ओके, तो लोगों की जरूरत पड़ी, नए घर बनाए गए और नई बस्तियां, नए घर और नई बस्तियां किसके लिए, जो मजदूर हमने मंगवाए बाहर से, कहीं अफ्रीका से मंगवा रहे हैं, कहीं एशिया के आ रहे हैं, वो मजदूर ये खुद काम नहीं करते ये लोग, ठीक है, इनको जोर आता है ऑस्ट्रेलिया वालों को, इनको सबको। तो अब उसके लिए क्या है, ज्यादा पूंजी और ज्यादा श्रम की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। तो यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए, किस लिए, काम करने के लिए और हजम करने के लिए। श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह और पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अभी हमने 3 प्रभाव पढ़े थे ना, व्यापार, श्रम और पूंजी, ये 3 पढ़े थे ना। तो आ जाओ इधर, श्रम विस्थापन, श्रम मतलब क्या होता है, लेबर, विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह जाना, विस्थापन। ये रुझान हमें देखने को मिले कि देखा कि यूरोप से क्या है, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अफ्रीका के गुलाम अमेरिका जा रहे हैं। ठीक है, पूंजी का प्रभाव हुआ, पैसा एक जगह से दूसरी जगह लगाया गया, पारिस्थितिकी और तकनीकी बदलाव हुआ है, टेक्नोलॉजिकल बदलाव भी अभी हमें देखने को मिलेंगे। एक केनाल कॉलोनी नहर बस्ती की बात करता हूं। नहर बस्ती यहां पर क्या है, ये भारत की बात हो रही है, पंजाब की बात हो रही है। तो भारत में भी ब्रिटिशर्स ने उत्पादन कराने के लिए पंजाब में क्या करा, केनाल के पानी से उत्पादन करवाने के लिए, और वहां पे लोगों की, मजदूरों की एक बस्ती बसा दी, उसे कहा गया नहर बस्ती या केनाल कॉलोनी। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। तो इस समय के दौर में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। अब बात करते हैं तकनीकी भूमिका, तकनीक का क्या रोल रहा, ठीक है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस रही है वो जानते हैं। तकनीकी बदलाव में देखिए वो दौर है, रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ आ चुके थे, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां चल चुकी थी, तो बहुत जल्दी आसानी से क्या एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाया जा सकता था। बोगियों का भार कम कर दिया गया। बोगियां क्या होती है, जो ये ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, ये इनका भार कम कर दिया गया, जिससे कि कम आप सामान ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जलपोतों का आकार बढ़ा, जलपोतों का मतलब जो जहाज है ना, उनका आकार बढ़ा दिया, मतलब जिस पर ज्यादा सामान जा सके। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन, ठीक है, पानी के जहाजों में क्या है, रेफ्रिजरेटर लगा दिए गए। अब इसकी कहानी आप सुनिएगा, पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेटर की। होता क्या था एक्चुअल में कि 1800 के करीबन का दौर है, 1850 1870 के करीबन का दौर है। उस समय क्या है कि यूरोप में ना, यूरोप के लोगों को मांस खाना है, यूरोप के लोगों को कुछ चाहिए ना, तो सिर्फ और सिर्फ मीट चाहिए, तो उनको मांस खाना होता है। पर होता क्या था भाई, पूरी जगह से जहां से भी उनके पास जाता था, चाहे कहीं से भी जाओ,
तो वो जो मांस जानवर है ना, जिंदा जानवरों को ले जाया जाता था, क्योंकि अगर मांस को काट लेंगे ना तो वो खराब हो जाएगा रास्ते में। अब क्या है, जिंदा जानवर ले जाए जाते थे, पानी के रास्ते से ले जाए जाते थे। अब क्या है कि जैसे मान लो 100 जानवर उन लोगों ने जहाज में बिठाए। अब रास्ता क्या है, बहुत लंबा होता था, तो कुछ जानवर तो वैसे मर जाते थे, कुछ की क्या है तबीयत डाउन हो जाती थी। तो पहले अगर उसमें 50 किलो मांस निकलता, ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ 30 किलो 40 किलो ही निकल रहा है, तो मतलब बहुत लॉस होता था। अब लॉस हुआ, जैसे 100 जानवर लेकर के गए, उनके पास जो कमाई हुई ना वो 70 जितनी, बचे कितने हैं, 70 जितनी, कि भाई 100 में से अगर हर में से 50 किलो भी निकलता ना तो ये कितना है, 5000 किलो मांस इनके पास निकल जाता। पर अब क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ 70 में से निकल रहा है 50 किलो, तो 3500 किलो, मतलब 1500 किलो का क्या है नुकसान हो गया। तो अब ये क्या करेंगे, इसकी प्राइस बढ़ाएंगे, कीमत बढ़ाएंगे। कीमत बढ़ाई तो क्या हुआ, यूरोप में जो गरीब है वो मांस नहीं खा पाया, और मांस नहीं खा पाया तो फिर क्या हुआ, दंगे हो गए, बोले हमें मांस दो, हमें मांस दो, हमें मांस दो, ठीक है, तो उन्हें मांस चाहिए था। तो अब वहां पे क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, बोले मांस दो, मांस दो। तो अब इस मांस देने के चक्कर में क्या हुआ कि पूरे यूरोप में अशांति फैल जाती है। अब तकनीक की बात यहां पे करता हूं। फिर क्या हुआ कि जो पानी के जहाज है ना, उनमें रेफ्रिजरेशन, मतलब जो फ्रीज हम जिन्हें बोलते हैं या रेफ्रिजरेटर जिन्हें बोलते हैं, वो लगा दिए गए। तो अब क्या हो गया, अब जिंदा जानवर नहीं ले जाए जा रहे थे, अब जानवरों को काटा जा रहा था। देखो, जिंदा जानवर को जानवर बोला जा रहा है और मांस वो है जो कटा हुआ हो। तो अब क्या हुआ कि ये जो पहले 100 जानवर लेकर के जा रहे थे ना, अब उन 100 जानवरों की जगह उनको काट लिया, छोटे छोटे पीस कर लिए, उनको रेफ्रिजरेटर में रख दिया और आराम से लेकर के जा रहे थे। तो अब क्या है, सस्ते में सबको मांस मिल रहा था और यूरोप वाले सब खुश है कि हो वाह, मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई। तो पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक ये बताती है। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद की बात हम लोग करते हैं। देखिए, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों बर्लिन बैठक उन्होंने करी, अफ्रीका के नक्शे पे लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया। आप कभी अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा देखेंगे, नहीं देखा तो देख लीजिए, मनीष सर का वीडियो चल रहा है, ठीक है। महाद्वीप का नक्शा देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल ऐसे लकीरें खींच करके ही इसे बांटा गया हो। तो 1885 में क्या हुआ कि यूरोप के जो ताकतवर देश है, बर्लिन में बैठक होती है। बर्लिन कहां पर है, जर्मनी में, वहां पे बैठक होती है और इस पे बिल्कुल लकीरें खींच खींच करके क्या है बांट लेते हैं, ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा तुम्हारा, ये हमारा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा और ये मेरा, ठीक है। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग की बात करते हैं। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट बीमारी बहुत तेजी से फैल गई, लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर होता है। अब देखिए बीमारी क्या है, रिंडरपेस्ट बीमारी क्या है। रिंडरपेस्ट एक पशुओं का रोग था। रिंडरपेस्ट क्या था, पशुओं का रोग था। यह 1890 में अफ्रीका में फैलता है और इससे लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। आज देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप के लोग हैं ना, अफ्रीका महाद्वीप के लोग ज्यादा वेतन की उम्मीद नहीं करते थे कि भाई हमें ज्यादा पैसा चाहिए। वो क्या है, थोड़ी बहुत अपनी खेतीबाड़ी करते थे, पशुओं को पालते थे, उन पशु से जो भी दूध पानी जो भी मिलता था उससे जीवन खुश था। फालतू का ज्यादा, मतलब ये नहीं कि ज्यादा मोह में नहीं फंसे हुए थे वो, ठीक है ना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब हुआ क्या एक्चुअल में कि जब ये यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका पे राज करने के लिए जाती है तो वहां पर जाकर के देखा, यार ये लोग तो वेतन के लिए तो काम करना ही नहीं चाहते, इनको तो पैसा चाहिए ही नहीं, और अगर इनको पैसा नहीं चाहिए तो लालच किस बात का देंगे, और हमारे लिए जो भी काम करवाना है वो काम करवाएंगे कैसे। तो उन्होंने क्या करा, ये जो रिंडरपेस्ट जो मवेशी प्लेग है, अगर ये जानवर मर जाएंगे ना तो हम क्या अफ्रीका पे राज कर सकते हैं। तो अब जब इन जानवरों में रिंडरपेस्ट की जो बीमारी है ये फैलती है तो उससे क्या होता है, ये काफी जानवर मर जाते हैं। 90% जानवर क्या है, मर जाते हैं, और उनसे जो उनकी आजीविका, आजीविका का मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड, जिससे सब कुछ, उसका घर बार सब कुछ चल रहा हो, ठीक है, और स्थानीय जो वहां की अर्थव्यवस्था वो पूरी की पूरी चौपट हो जाती है। अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्रों, खनिज भंडारों। अब अफ्रीका महाद्वीप में क्या है ना, बहुत विशाल भूक्षेत्र है, बहुत बड़ी जमीन है और खनिज भंडार भी बहुत ज्यादा खनिज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वैरायटी के खनिज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और उन खनिजों पे अब कौन अधीन करना चाहता है उनको, यूरोप के देश। तनख्वाह पे काम नहीं करना चाहते थे, कौन, अफ्रीका के लोग तनख्वाह पे बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते थे। भारी भरकम कर। अब देखो, अब यूरोप ये तो ये सोच रहे ना कि ये काम नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए काम कौन करेगा, तो अब इनको मजबूर करो कि हमारे लिए काम करे। तो उन्होंने क्या करा कि भारी भरकम कर लगा दिए, किस पर, वहां के लोगों पे, जो अफ्रीका के लोग हैं उन पे भारी भरकम कर लगा दिए, क्योंकि टैक्स देने के लिए पैसा चाहिए होगा, और पैसा तुम कमाते नहीं हो तो कमाओ, तो टैक्स पहले हमारे पास ही कमाओ और फिर हमें टैक्स दो, तो भारी भरकम कर लगाए। उत्तराधिकार कानून, केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति। अब पहले क्या था कि अगर किसी माता पिता के 4 संतान हैं और वो खेतीबाड़ी करता है तो एक उसकी जमीन 4 भागों में बढ़ जाएगी,
चारों को रोजगार मिल जाएगा। बट अब उन्होंने क्या कर दिया यूरोपियों ने कि बोला उत्तराधिकार, उत्तराधिकार का मतलब मेरे बाद मेरे जितना भी सब कुछ है उसका अधिकार किसके पास होगा, उसमें बदलाव कर दिया। बोले किसी एक ही सदस्य को क्या है पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा, बाकियों को बाकी क्या करो, रोजगार ढूंढो, काम आओ, हमारे पास काम करो और फिर हमें कर दो। तो मतलब पूरी स्थिति उनकी बेकार कर रहे थे। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया। खान कर्मी मतलब जो खनन का काम करते हैं उनको बाड़ों में बंद कर दिया, बोले तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे रेंडरपेस्ट की महामारी फैलती कैसे। इरिट्रिया पर हमला करे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। इरिट्रिया कहां पर है, ये अफ्रीका में रेड रेड जो पोर्शन आपको दिख रहा है यह है इरिट्रिया। यहां पर क्या है, हमला किसने करा, इतालवी सैनिकों ने। और ये इतालवी सैनिक कौन है, इटली वाले हैं भैया, इटली वाले। इटली कहां पर है, यूरोप में है। यूरोप के राष्ट्रवाद निर्माण में हम इटली के बारे में पढ़ चुके हैं, जो 7 भागों में बटा होता है, फिर बाद में जूसेफ मैसनी और गैरिबोल्डी जैसे लोग उसे यूनाइट करते हैं। तो इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए क्या है, एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरा अफ्रीका को जीतने व गुलाम बनाने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया। अब इन्हीं एशियाई देशों से क्या हुआ कि ये बीमारी कहां पहुंची, इरिटेरिया पहुंची। क्यों पहुंची, क्योंकि इनका पेट भरना था जानवर के द्वारा। तो वो पहुंची तो वो फिर वहां पे 90% जो जानवर है वो सारे के सारे सो जाते हैं जीवन भर के लिए, ठीक है ना। क्या है, खेल खत्म हो जाता है और फिर उससे जो यूरोपीय उपनिवेशकारों को जीतने में, अफ्रीका को गुलाम बनाने में बहुत बड़ी आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित श्रमिक इंडेंजर्ड लेबर, ये बात हम लोग भारत के राष्ट्रवाद में ही पढ़ चुके हैं। अनुबंधित श्रमिक का मतलब क्या होता है, जिसके साथ कोई एग्रीमेंट कर करके उसे ले जाया गया हो। अब ये जो भारत के लोग हैं उनको ले जाया गया वो देखते हैं। 19वीं सदी भारत से अनुबंधित या गिरमिटिया श्रमिकों बागानों, खदानों और सड़क व रेल निर्माण परियोजनाओं को ले जाया गया। देखिए गिरमिटिया नाम कैसे पड़ा है वो बात सुनिएगा। अनुबंध या एग्रीमेंट क्या होता है कि भाई आप, मैं बता रहा हूं कि भाई ये है, ऐसा है, आपको इसको ले जाया जाएगा, एग्रीमेंट हो गया ये बात। बाद में मजदूर उस एग्रीमेंट को क्या कहने लगे, गिरमिट कहने लगे, उस एग्रीमेंट को गिरमिट कहने लगे। तो गिरमिट के द्वारा जो गया है वो गिरमिटिया कहलाया है। और ये है क्या, मजदूर, गिरमिटिया मजदूर इनको बोला जाने लगा। तो बाहर से अनुबंधित श्रमिक गए, क्यों गए, बागानों में काम करने के लिए, खदानों में काम करने के लिए, सड़क व रेलवे निर्माण का काम करने के लिए दूर दूर तक ले जाया जाता है। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया गया। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियन द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी ले जाया जाता था। इन सारी जगह पे इन लोगों को ले जाया जाता। कैरिबियन द्वीप समूह मतलब अमेरिका वाला जो इलाका है ना, हम लोगों ने पढ़ा ना अमेरिका, और अमेरिका में क्या है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह। और देखो अब अनुबंध एग्रीमेंट में भी होता क्या था भाई, एजेंट ब्रिटिशर्स जो होते थे वो एजेंट को बोलते थे कि भाई तुम लोग बोलो किसी को। वो अब एजेंट क्या, एजेंट को कमीशन मिल जाता था, वो मजदूरों को पकड़ के लाता था, उनको समझाता था, बोले देखो तुम बड़े बड़े सपने दिखाता था कि भाई वहां ऐसा होगा, वहां ऐसा होगा, ये वैसा होगा, परंतु सच्चाई जो है ना उनको नहीं बताया जाते हुए तुम इतनी दूर जाना है, वहां ये समस्या है नहीं। और अगर मान लो फिर भी कोई मजदूर मना कर रहा है तो उसको अपहरण कर करके, किडनैप कर करके भेज दिया जाता था, जहाज में बिठा करके ऐसा। तो उनको अनुबंध एग्रीमेंट के तहत ले जाया जा सकता। तमिल आप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। तमिल में जो लोग हैं वो सिलोन श्रीलंका और मलाया मलेशिया की बात कर रहे हैं। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट करा करते थे। अब देखो मालिकों के एजेंट करा करते थे, उन्हें कमीशन मिल जाता था, ये बात। अब हुआ क्या, कुछ लोगों ने वहां से भागने की भी कोशिश करी, पर क्या है वो भागते, अब भागोगे कोई, ऐसे थोड़ी है कि भाई यहां से वहां पहुंचते क्रॉस हो जाएगा। भाई तुम्हें बहुत दूर भेज दिया है, समुद्र में थोड़ी कूदोगे, आना ही मुश्किल है, रास्ता ही नहीं पता होगा, भागते थे, पकड़े जाते थे, बहुत बुरी सजा दी जाती थी। फिर कुछ लोगों ने क्या है ये बात एक्सेप्ट कर ली लाइफ में कि यार अब हमें यहीं रहना है, तो हम यहीं की संस्कृति में, यहीं मतलब एक वो कहावत है कि जैसा देश वैसा वेश, मतलब जैसा देश है ना उसी हिसाब से हमें रहना चाहिए, ठीक है ना, वैसे ही हमें रहना चाहिए। तो अब वहां के लोगों ने अपनी ही संस्कृति बना ली। त्रिनिदाद में होसे, होसे क्या है, जो इमाम हुसैन के नाम पर दिया गया, सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर इसमें हिस्सा लेते थे। हमारे देश में मोहर्रम का फेस्टिवल होता है, तो अब वैसे ही त्रिनिदाद में क्या होसे के नाम से, जो इमाम हुसैन के नाम पर ये बनाया गया, और उसमें सभी धर्मों और नस्लों के लोग वहां पर भाग लेने लगे। रास्ताफारियानावाद की बात करता है, जो एक विद्रोही धर्म था जिसमें जमैका के गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, और भारतीय प्रवासी और कैरिबियन द्वीप समूह के लोग, ये दोनों भारतीय और कैरिबियन द्वीप समूह के दोनों लोगों में इसको मिलकर के करते थे। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीयों की देन है, ठीक है।
1921 में इसे खत्म कर दिया गया। किसको? जो गिरमिट या अनुबंधित श्रमिकों को ले जाना है उसे बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत के जो बड़े नेता उन्होंने विरोध करा कि बोले ये बात तो गलत है, और फिर फाइनली 1921 में से बंद कर दिया जाता है। पर फिर भी उसके बावजूद भी आज भी काफी लोग जो क्या है कैरेबियन द्वीप समूह में अलग अलग जगह क्या है जो भारत के लोग हैं उनके वंशज है वो आज भी बहुत बेकार जीवन जी रहे हैं। उनको कूली की तरह उनको बेकार जीवन ट्रीट करा जाता है। पर समय के साथ अधिकारों की मांग हुई और अधिकारों के साथ उन्हें बराबर अधिकार देखने को मिलते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम में आप नरेश सारवान, चंद्रपाल, ये सारे जो नाम देखते हैं वो इंडियंस ही है, उनके माता पिता इंडियंस ही थे, वो आज वहां खेल रहे हैं। बढ़िया बात है, खेलते रहो, हमारा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। अब बात करते हैं विदेश में भारतीय उद्यमियों की कि भाई विदेशों में भारतीय उद्यमियों की क्या कंडीशन थी, जो इंडियन बिजनेसमैन है उनकी क्या कंडीशन। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। ये बात अभी हम लोगों ने देखा है कि यूरोप का पेट भरने के लिए खाद्य पदार्थ और फसलें उगानी पड़ रही है और उसके लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता है। तो श्रम तो देख लिया, अनुबंधित ले जा रहे हैं। पूंजी की आवश्यकता है, तो अब पूंजी कौन देगा? या तो बैंक दे, और बैंकों के पास नहीं तो देसी साहूकार और महाजनों के पास आ जाओ। ये रहे देसी साहूकार और महाजन। शिकारीपुरी, श्रॉफ और नट्टू कोटे चेटियारो, ये दोनों क्या है भैया, या तो अपनी जेब से पैसा दिया करते थे या बैंकों से, यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेकर के पैसा दिया करते थे। अब आप बोलोगे सर लेकर के ही देना तो फिर फायदा क्या? एक देखो क्या ना, पैसा है ना, सर्विस का पैसा लगता है सर्विस का पैसा लगता है। अगर कोई चीज आप एक जो ठेले पे खड़े होकर के खाते हो ना, अगर वो चीज वहां पे 30 रुपए में मिल रही है ना, वही चीज अगर आप रेस्टोरेंट में जाकर के खाओगे ना, वो 100 रुपए की हो जाएगी। वो जो 70 रुपए लगे ना, वो सर्विस के लगे बेटा सर्विस के पैसे लगे हैं, ठीक है। सामान के लिए, सामान तो वो सड़क पर भी मिल रहा है, पर वो पैसे किसके लगे? सर्विस के लगे। तो इनके पास पूरी व्यवस्था थी, दूर दूर तक पैसा पहुंचाने की व्यवस्था थी। अच्छा सेटलमेंट इन्होंने कर रखा था। दोनों भारतीय ही है। अब अफ्रीका में है, तो अब जब यूरोपीय लोग क्या अफ्रीका में गए वहां पे, तो उनके साथ साथ भारतीय भी बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो वहां चले गए। अब वहां चले गए तो हैदराबाद सिंधी व्यापारी है, वो तो उनसे भी आगे निकल गए यूरोपियन वालों से कि भाई हम तो तुमसे ज्यादा तरक्की करेंगे। तो तरक्की कर भी ली। और जो बंदरगाह है, मतलब जो पतंग पोर्ट्स हैं, उनके पास में क्या है, एम्पोरियम खोल लिया। एम्पोरियम क्या होता है? वहां पे यूनिक चीजें मिलती है, वहां पे थोड़ी बहुत ठहरने की व्यवस्था होती है, एंटिक चीजें वहां पे लोगों को मिलती है। अब क्या हो गया था, टेक्नोलॉजी अच्छी आ चुकी थी, तो लोगों में क्या था, ये डर नहीं था कि भाई ये ना जो जहाज है वो डूब जाएगा, हम मर जाएंगे। बढ़िया टेक्नोलॉजी का था। तो बहुत से सैलानी, बहुत से लोग घूमने फिरने आते थे, वो एम्पोरियम में आते थे। खूब पैसा जो है हैदराबाद सिंधी व्यापारियों ने कमाया। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था की चर्चा करते हैं। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन, देखो भारत क्या है, महीन कपास बेचता था, बट हुआ क्या कि औद्योगिक उत्पादन होने लगा वहां पर ब्रिटेन में। और औद्योगिक उत्पादन होने लगा तो वहां के जो उद्योगपति उन्होंने बोला नहीं, अब ये जो आयात है ये बंद कर दिया जाए। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अब हुआ क्या, जब ब्रिटेन ने मना कर दिया कि अब हम लोग नहीं मंगवाएंगे भारत का, देखो खेल देखो, इधर से देने वाला कौन है? ब्रिटेन। भारत में किसका राज चल रहा है? ब्रिटेन का। और उधर से लेने वाला कौन है? ब्रिटेन। यहां के मजदूर बोल रहे हैं वहां वाले ब्रिटेन से मना कर दो कि अब नहीं मंगवाएंगे, और यहां आकर के ब्रिटेन अब हम भारत का नहीं लेंगे। चल क्या रहा है भैया, खेल क्या है भाई? दोनों तरफ से पैसा तो तुम ही कमा रहे हो ना, है ना, पैसा तो तुम ही कमा रहे हो। तो यहां से ब्रिटेन को, मतलब भारत वाला है ना, अब आप एक बार मान करके चलिए भारत है मतलब भारत तो है, तो वहां पे जो सीमा शुल्क लगा दिया भाई, वहां से अगर पैसा आएगा, मतलब जो बोले तुम लोग अब मत भेजो, तो भारत वाले नहीं भेज रहे हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, सीमा शुल्क लग गया, और सीमा शुल्क लग गया तो प्रतिस्पर्धा जो है, कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। फिर कच्चे मालों का निर्यात किया बढ़ता जा रहा था। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील तो कच्चे माल है, जो फिनिश गुड्स थे वो बंद हो गए, और कच्चे माल है वो शुरू हो गए बेचना। भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा भी सबसे ज्यादा रहा है। अब भारतीय निर्यात का मतलब है यहाँ पर ब्रिटिशर्स ही निर्यात कर रहे हैं, और ये अफीम किसको दे रहे हैं? चाइना को दे रहे हैं, ठीक है ना। दो और ज्यादा दो, ऐसे आधी तो आंखें उनकी बंद है और आधी और कर दो, उनको सुला दो अफीम पिला पिला करके। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आ गई। और अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे दो बात समझिएगा। एक तो ब्रिटेन ने क्या करा, यहाँ के गुड्स को, यहाँ की चीजों को खरीदना बंद कर दिया। वो तो ठीक था वहां तक तो, पर अब यहाँ पे जो ब्रिटेन में जो सामान बन रहा है ना, उसको यहाँ भारत में ला करके बेचना शुरू करा कि अब यहाँ पे भारत में बेचो। तो ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आ गई, अब लोगों को खरीदने पड़े, और वो जो सामान थे, जो वो उत्पादन थे, वो बहुत ज्यादा महंगे थे। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। अब भारत से ब्रिटेन भेजा जा रहा है और शेष विश्व को खाद्यान्न, खाने पीने वाले सामान और जो कच्चे माल भेजा जा रहा है उसमें इजाफा हुआ है। मतलब वापस भारत से कौन भेज रहा है? ब्रिटेन ही भेज रहा है, अपने देश में भेज रहा है और बाकी पूरे विश्व को भेज रहा है। व्यापार अधिशेष, व्यापार अधिशेष का मतलब क्या होता है कि आप जब भी व्यापार करते हो तो आपका शेष ही बचता, आप सरप्लस में ही हो, आप फायदे में ही हो। तो हमेशा ब्रिटेन क्या है, फायदे में ही रहता था।
बहुपक्षीय बंदोबस्त, बहुपक्षीय बंदोबस्त क्या होता है कि जैसे मान लो कि भाई आज का उदाहरण दूं, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया दो देशों से वो कर रहा है, चाइना से भी कुछ चीजें है और अमेरिका को भी कुछ बेच रहा है, दोनों को कुछ बेच रहा है। अब मान लो कि अमेरिका वाले में क्या हुआ, हमें थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, 20 रुपए का नुकसान हो गया, और यहाँ पे हमें क्या हुआ, 40 रुपए का फायदा हो गया। तो ये क्या है, सेटलमेंट कर देगा। अच्छा 20 रुपए का नुकसान हो, कोई बात नहीं, 20 रुपए सेटलमेंट कर दो। तो इसे कहते हैं बहुपक्षीय बंदोबस्त। मतलब दो तीन जगह व्यापार चल रहा हो ना, तो एक जगह से नुकसान, एक जगह के फायदे को सेटलमेंट कर देना। यही काम ब्रिटेन कर रहा है कि भारत से जो भी चीजें फायदा उठा रहा है और कहीं दूसरी जगह से नुकसान हो रहा है तो उसको भरपाई कर देता है। होम चार्जेस, अब यहां पे जो भी फायदा होता था, जो भी, उससे क्या है, ब्रिटिशर्स होम चार्जेस निकालते थे। होम चार्जेस का मतलब क्या है, देसी जो खर्चे होते हैं ना, भाई आर्मी को जो पैसा देना है वो दे दो, यहां अफसर है उनको पैसा देना है वो दे दो, उनके घर पे पैसा पहुंचाना है वो पहुंचा दो, तो होम चार्जेस इन सारों से निकल जाता था। युद्धकालीन रूपांतर, पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध, इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। यहां पे पहले विश्व युद्ध की बात हो रही है जो कि 1914 से 1918 तक चलता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो बात हो रही है वो पहले विश्व युद्ध की हो रही है, और पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया, ठीक है। और उसमें मशीन गन, टैंकों, हवाई जहाज और बहुत बुरी तरीके से युद्ध लड़ा गया। आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी, क्योंकि उद्योगों में ये सब कुछ बन रहा था और औद्योगिक क्रांति हम लोग देख चुके थे। दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती होती है, ठीक है। तो दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों को लिया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने भी देखा था, जबरन भर्ती भारत के पंजाब वाले क्षेत्र से ब्रिटिशर्स करते हैं। सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए थे। अब जितनी भी आर्थिक शक्तिशाली ताकतें थी जो पहले एक होकर के काम कर रही थी, अब सबके बीच संबंध टूट गए थे। सब ये सोच रहे थे उसने हम पे हमला करा, अब हम उन पे हमला करेंगे, और एक दूसरे को गिराने की साजिशें चल रही थी। ब्रिटेन को अमेरिकी बैंक और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है और भारत पर भी क्या है, वो ज्यादा कर लगा देता है, ज्यादा टैक्स लगा देता है। ये देखिए विश्व युद्ध की स्थिति। युद्धोत्तर सुधार की बात करते हैं। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे, ठीक है। तो ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था तो भारत और जापान में बहुत बड़े उद्योग बन चुके थे। अब उसे जापान से मुकाबला करना था, किसको? ब्रिटेन को। ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था, बहुत बुरी स्थिति ब्रिटेन की हो चुकी थी। आर्थिक उछाल, देखो आर्थिक उछाल कब आता है? जब मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा होता है, ठीक है। अब ये भारी इजाफा कब हुआ? विश्व युद्ध के समय। विश्व युद्ध के समय क्या हुआ कि जो सैनिक है उनके लिए भाई बहुत सी चीजें बनानी पड़ती थी, भाई उनके लिए ड्रेस, उनके लिए हथियार, उनके खाने पीने, सब चीज। तो जो कारखाने थे ना, कारखाने बहुत ज्यादा स्टेब्लिश करे गए। एक एक कारखाने को दो दो शिफ्टों में चलाया गया। मजदूर बहुत ओवर टाइम कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। तो वो आर्थिक उछाल का समय था। पर जैसे विश्व युद्ध खत्म होता है, उछाल शांत हो जाता है, उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सके। अब क्या है, विश्व युद्ध से दुनिया ने सीख लिया कि भाई लड़ने झगड़ने से कोई मतलब नहीं है, तो ये हथियारों का, इन सब का क्या है, उद्योग बंद करो, शांति से जीवन जिएंगे। तो अब जहां उनको गोलियां भी बन रही थी ना, वहां पर भी लोगों को रोजगार मिला होता, वो सोचा रहे तेरी की लड़ो ना यार, हमारा रोजगार क्यों बंद कर रहे हो, तो उनको वो भी दिक्कत थी। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। अरे यार, एक के ही तो पास काम नहीं है, क्यों चिंतित हो रहे हो, एक और कुछ कर लेगा, ठीक है। 1921 की बात बता रहा है। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं का उत्पादन के हालात पर विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा केंद्र था, परंतु युद्ध के बाद क्या हो गया, उनकी स्थिति खराब हो गई। तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार होने लगी। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई, किसान गहरे कर संकट में फंस गए। क्यों फंस गए? देखो कि भाई यहाँ पे तो कीमतें, उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, यहां से जो उत्पादन हुआ ज्यादा हो रहा है, तो आ रहा है तो सस्ते में कीमतें मिल रही है, सस्ते में लोग खरीद रहे हैं, कीमतें गिर गई, इनकी आय कम हो गई और बहुत बुरी स्थिति हो गई। अब बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। 1920 के अमेरिकी अर्थव्यवस्था वृहत उत्पादन या मास प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। देखिए मैं इसकी कहानी आपको वैसे ओरली बता देता हूं। यहां पे जो बात कर रहा है वो हेनरी फोर्ड की बात कर रहा है, हेनरी फोर्ड की बात कर रहा हूं। वृहत उत्पादन का मतलब है मास प्रोडक्शन होना, ठीक है। तो एक बार क्या है, हेनरी फोर्ड क्या 1920 की बात बता रहा है कि वो बुच्चर खाना का मतलब होता है जो मीट की दुकान होती है वहां पे। तो वो ये कन्वेयर बेल्ट देखे, कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, वो सामान ऐसे रखता है फिर वो दूसरी तरफ आ जाता है, तो उसी प्रकार से क्या एक बुच्चर खाने पे वो पीस रखता था, सब्जी भाई इधर रखी और उधर अपना अपना ग्राहक उठा लेता था और पैसे देकर के निकल जाता था। ये आइडिया क्या है, हेनरी फोर्ड ने देखा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो उसने असेंबली करने के लिए, मतलब जो गाड़ी को पूरा असेंबल करने के लिए इसी का इस्तेमाल करा।
एक गाड़ी का पार्ट रखा, वो आगे गया, एक मजदूर रखा, फिर आगे गया, आगे जाता जाएगा और फिर आगे जाके पूरी गाड़ी का असेंबल कर देगा। ये उसने आइडिया सोचता है। तो अब क्या होता था, असेंबली के में उस लाइन में एक मजदूर के पास एक ही काम होता था कि भाई आप ये सामान उठाओ, ये रख दो। अब क्या है, ये काम की रफ्तार किसके ऊपर डिपेंड करती है, कन्वेयर बेल्ट की रफ्तार के ऊपर, कि भाई जैसे ही कन्वेयर बेल्ट की रफ्तार तेज होगी तो काम की रफ्तार और भी तेज होगी। मजदूरों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इससे क्या है, मजदूरों की जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है मजदूरों की, वो बढ़ जाती है। हेनरी फोर्ड के कारखाने के असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक गाड़ी तैयार होकर के निकल रही थी। टी मॉडल की सबसे उसने पहले ही ऐसी गाड़ी बनाई और जनवरी 1914 से वेतन दोगुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया गया। अब होता क्या है, ये कहानी पूरी इस तरीके से समझिएगा कि हेनरी फोर्ड क्या करता है कि भाई कन्वे बेल्ट लगाता है और एक मजदूर को एक काम देता है कि भाई आप ये काम करते रहना। वो काम कन्वे बेल्ट की स्पीड बढ़ाता है, काम बढ़ जाता है। अब मजदूर पहले क्या था, पहले आराम से मजे से काम करते थे, पर अब कन्वे बेल्ट के आप ऊपर रुक भी नहीं सकते, आपको कंटिन्यूसली क्या है काम करते रहना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, मजदूर थक जाते थे, उन्होंने काम छोड़ दिया। अब काम छोड़ दिया तो क्या हुआ कि बुलाया हेनरी फोर्ड सामने, बोले क्या बात हो गई, बोले नहीं हमें तो नहीं करना। बोले पैसा ही तो चाहिए, बोले लो प्रतिदिन का $5 डबल कर दिया, 2.5 देता होगा अब $5 देगा। तो भाई हेनरी फोर्ड भी बहुत चालाक था, बोला ले $5 तो ले ले, तुम्हारी और स्पीड बढ़ा दी कन्वेयर बेल्ट की, और तेजी से काम करो तुम लोग। तो बहुत बुरी स्थिति मजदूरों की हो जाती है। कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। तो जितने भी कारखानों में जो भी काम करे, ट्रेड यूनियन, बोले तुम लोगों को यूनियन बनानी नहीं है, क्योंकि तुम यूनियन बनाओगे फिर तुम मेरे खिलाफ कोई बात सोचोगे, सोचनी नहीं है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने सबसे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। उन्होंने ये माना हेनरी फोर्ड ने कि सबसे अच्छा फैसला अगर जीवन में मैंने लिया तो यही लिया, इससे पहले कभी भी इतना अच्छा फैसला मैंने जीवन में नहीं लिया। पूरे अमेरिका में यह फैसला अपनाया जाने लगा, चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी। अब क्या हुआ, चीजों की लागत, अब देखो कॉस्ट कम हो गई ना, वृहत मास प्रोडक्शन कर रहा है, एक साथ बहुत ज्यादा बना रहा है, बहुत ज्यादा बना रहा है तो लागत कम हो जाती है, और लागत कम हो गई तो मूल्य भी जो है, कीमत भी है वो भी कम हो गई। 20 लाख कारों का उत्पादन करा था और वो 50 लाख कारें 1929, 10 सालों में कार डबल से भी ज्यादा हो जाती है। ये ट्रेड यूनियन की मैंने तस्वीरें दिखाई आपको। ये सब चीजें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जा सकती थी। देखो हायर परचेज व्यवस्था क्या होती है कि भैया आप खरीद लो और आप हर महीने, मंथली, ईयरली आप इंस्टॉलमेंट जमा करा दिया करो, वो हायर परचेज है। तो अब लोगों के पास मजा था, बोले यार खरीद लो, बहुत बढ़िया बात है। तो हायर परचेज के तहत लोग खरीदने लगे सब कुछ, यानी लोगों की सारी चीजें कर्जे पे खरीदी थी और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जा सकती थी। 1920 में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में भी आए साल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था और फिर बहुत ज्यादा मकान बनने लगे। लोग, वही बात थी, मकानों में भी चल रहा था, भाई ठीक है बना रहा है, दूसरी चीजें खरीद रहे हैं हायर परचेज के तहत, बढ़िया जीवन अमेरिका का चल रहा था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरत की चीजों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ी तो दूसरी तरफ उपभोग भी बढ़ा। अब क्या है भाई, मकानों का निर्माण करना, निर्माण करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा और पैसा लगाओगे तो रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ा, बहुत बढ़िया बढ़ोतरी हुई और उपभोग, इस्तेमाल करने का भी इस्तेमाल बढ़ने लगा। बढ़ते उपभोग के लिए और ज्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। तो बढ़ते उपभोग के लिए जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ रही थी तो उसके लिए ज्यादा निवेश की जरूरत थी और नए रोजगार व आमदनी में भी वृद्धि हुई। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा, वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। तो इन्हीं की सबसे बुरी स्थिति होगी, ठीक है ना। 1923 में अमेरिका पूरी दुनिया को क्या है, पूंजी का निर्यात, पैसा देने लगा कर्जे पे, और कर्जदाता, दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बन जाता है। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात से क्या हुआ, यूरोपीय अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार आया। 1929 तक आते आते दुनिया के सामने एक ऐसा आर्थिक संकट आया जो दुनिया ने पहले कभी महसूस नहीं करा था। आप लिंक को समझिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वृहत उत्पादन होता है, वृहत उत्पादन होने के कारण क्या होता है, अमेरिका की स्थिति सुधरती है, फिर अमेरिका पूरे यूरोप की स्थिति सुधारता है, और 1919 से लेकर करके 1929 का दौर है ना, ये बहुत बहुत बेहतरीन दौर रहता है। पर 1929 में एक ऐसी चीज होगी, वो है महामंदी। अब आप बोलोगे महामंदी क्या है, देखो महामंदी वो दौर है, दो शब्द आप सुनते हो, एक महंगाई का और एक मंदी का। महंगाई वो समय है जब बाजार में कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो महंगाई है, और जब बाजार में बहुत ज्यादा कीमतें गिर जाए वो मंदी है। तो बोलोगे जब कीमतें गिर गए तो मजे ही मजे सर, वो कीमतें गिर क्यों रही है, क्योंकि लोग बाग कोई सामान खरीद नहीं रहे, लोग बाग कोई सामान खरीदना नहीं चाहते हैं, तो वो कीमतें गिर जाती हैं और फिर बहुत बुरी स्थिति पूरी दुनिया की हो जाती है। महामंदी 1929 से शुरू होती है और 30 के मध्य तक चलती है। ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार और आय और व्यापार में बहुत भयानक गिरावट आ जाती है। उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो आय कम होगी, और जब उत्पादन करा ही नहीं तो फिर व्यापार किसका करोगे, ठीक है।
इस महामंदी के कई कारण थे। देखो मैं चारों कारण पहले ओपन कर देता हूं यहां पे, फिर आप बात करते हैं। सबसे पहले कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। अब हुआ क्या है एक्चुअल में कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन कि अब लोग कुछ वस्तुएं थी जिनका मांग नहीं कर रहे थे, अब मांग नहीं कर रहे थे, डिमांड गिर गई। डिमांड गिर गई ना, तो जैसे क्या है कि भैया एक किसान 100 किलो गेहूं उगाता है और उस 100 किलो गेहूं को 40 रुपए के हिसाब से बेचता है, ठीक है ना, तो उसकी जो इनकम हो रही है वो 4000 की हो रही है, पर लोग खरीद नहीं रहे। तो किसान ने सोचा क्या करूं मैं, है ना, कीमत गिरा देता हूं। मैं क्या करूं, मैं कीमत गिरा देता हूं। तो कीमत गिराई उसने, तो उसने सोचा कीमत कितनी, बोले चलो 20 रुपए में बेच देते हैं, 20 रुपए में बेच देते हैं, पर मेरे पास 4000 तो आने ही चाहिए। तो वो 4000 कैसे आएंगे, भाई आप 200 किलो बेचो, 200 किलो क्या है पैदा करो। तो उन्होंने क्या है कृषि में अति उत्पादन कर दिया, किस लिए कि जो उनकी इनकम है ना, वो उनकी इनकम इतनी कितनी बनी रहे, लोग खरीद नहीं रहे, बहुत बुरी स्थिति हो गई है, तो स्थिति खराब। तो पहला कारण तो मंदी का यह था कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन कर दिया। दूसरा, अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करना। तो अमेरिका से जितने भी देश हैं उन्हें कर्ज ले रखा था, उनकी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, क्योंकि अमेरिका कर्जा देना बंद कर देता है, यूरो पौंड सब बुरी तरीके से, बैंक सारे धाराशायी इसमें हो जाते हैं। फिर तीसरी बात, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ता है। अब अमेरिका ने क्या करा, बहुत बोला हायर परचेज में खरीदो खरीदो खरीदो, चुका देंगे, चुका देना पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर की बात है, घर की बात है। जिनको कर्जा दिया, देश के अंदर की बात बता रहा हूं जिनको कर्जा दिया ना, उनसे भाई साहब बोले कर्जा नहीं है यार, अब तो नहीं है पैसे देने को, उनसे भाई साहब उनकी चीजें कुर्क कर रहे हैं। कुर्क का मतलब क्या होता है, जब्त कर रहे हैं उनके। भाई तुमने टेलीविजन खरीदा था, निकाल चल, तूने मकान खरीदा था, निकाल चल, ठीक है ना, और तूने कितने पैसे लिए थे, $1 अरब, चल रख, बोले नहीं है मेरे पास, नहीं है तेरे पास, अब तो मेरे पास क्या है फिर। बहुत बुरी स्थिति अमेरिका बैंकों की हो जाती है, और जब जितना अमेरिका के बैंकों ने निवेश करा था उस निवेश का लाभ नहीं मिला, जो लोग बैंकों के पैसा मांगते थे उनका पैसा नहीं लौटा पाए, उसके चक्कर में अमेरिकी बैंकों को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दिवालिया का मतलब होता है कि उनकी स्थिति बहुत बहुत बुरी हो चुकी है, उनसे कृपया कोई भी कुछ ना मांगे। तो यह महामंदी का असर होता है। अब यह पूरी दुनिया पर हुआ, तो सर भारत पे क्या हुआ है। अब ऑफकोर्स की बात, हम भूमंडलीगत विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर पत्ता ऑस्ट्रेलिया में हिल रहा है तो हवा तो भारत तक भी चलेगी, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो थोड़ा सा तो चिंता तो भारत के चेहरों पर भी देखने को मिली, भाई क्या होगा क्या नहीं। तो जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ पे भी कीमतें नीचे आ गई। भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। काश्तकार जो क्राफ्टमैन होते हैं, ठीक है, उनको खर्चों के चक्कर में उन्होंने जितनी भी बचत थी वो सारी बेच खत्म हो गई। सूदखोरों के पास, सूदखोर मतलब जिनसे उधार ले रखा था, उनके पास जमीनें गिरवी रख दी, गहने जेवर सब बिक चुके थे, बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी। अब क्या हुआ, पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत में ही है, तो उन्होंने क्या सोने का निर्यात कर करके यूरोपीय जो अर्थव्यवस्था है ना उसको तो सुधार लिया, पर भारत के किसानों को और भारतीयों को उससे कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलता। विश्व अर्थव्यवस्था का पूर्ण निर्माण युद्धोत्तर काल। यह युद्ध भी दो बड़े खेमों के बीच था। एक गुट में दूरी शक्तियां मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, और दूसरे खेमे मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता है। यह दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहा है, 1939 से 1945 तक जो चलता है उसकी बात कर रहा है। यह भी दो खेमों में लड़ा गया, ठीक है। इसमें अमेरिका, अब इस जो युद्ध का जो फैसला निकलता है वो ये निकलता है कि अमेरिका और सोवियत संघ दो वर्चस्वशाली देश है, सबसे ताकतवर देश है। यह पूंजीवादी देश है, यह समाजवादी देश है। अब युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स की बात करते हैं। व्रत उत्पादन, देखो अब यहां से हमें ना 2-3 सबक सीखने को मिले। पहला सबक तो यह था कि व्रत उत्पादन और औद्योगिक समाज, व्रत उत्पादन पर औद्योगिक समाज। व्रत उत्पादन मास प्रोडक्शन है ना, तभी करना सही होगा जब क्या होगी, मांग होगी। अगर मांग नहीं है तो सब कुछ बेकार है। व्यापक उपभोग, ये आप कनेक्ट करते जाइएगा ऐसे। व्रत उत्पादन क्या है, तभी संभव होगा जब व्यापक उपभोग होगा, मतलब उसको इस्तेमाल करने वाले होंगे, ठीक है। और उपभोग लोग बात कब करेंगे, जब उनके पास आमदनी ज्यादा होगी और स्थिर होगी। देखिए अब किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए किसी 100 चीजों का उत्पादन करा है, पर अब उसको खरीदने वाले ही नहीं होंगे तो फिर वो बेकार है, नुकसान हो जाएगा। अब ये लोग खरीदेंगे, अभी इनको खरीदने वाले होने चाहिए, और लोग खरीदेंगे कब, जब उनके पास आमदनी है ना, उनकी जो आय है वो क्या हो, एक तो ज्यादा भी हो और निश्चिंत हो कि भाई हर महीने मेरे पास 40,000 रुपए आ जाएंगे, तभी मैं ये चीज खरीद पाऊंगा, नहीं तो नहीं खरीद पाऊंगा, ठीक है। पहली बात तो यहां पे क्लियर हो गई। दूसरी बात ये ध्यान देने वाले कि अगर हम लोगों को उत्पादन को, रोजगार को, आय को कंट्रोल करना है, अगर सबको पूर्ण रोजगार देना है, अगर इन व्यवस्थाओं को, अर्थव्यवस्था को संतुलित करना है, तो उसमें सरकार की दखलंदाजी जरूरी है। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी, श्रम और आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। दो सबक मिले हमें,
किससे? महामंदी से। एक तो ये कि वृहत उत्पादन तभी सक्सेसफुल है जब उसका उपभोग हो, और उपभोग कब करेंगे? जब आमदनी ज्यादा हो, और आमदनी कब ज्यादा होगी? जब रोजगार ज्यादा होगा। और दूसरा सबक क्या है? रोजगार तभी मिलेगा जब सरकार का दखलंदाजी होगी। मुख्य उद्देश्य क्या है? कि आर्थिक स्थिरता हो और पूर्ण रोजगार बना रहे, कि आर्थिक स्थिरता भी बनी रहे और पूर्ण रोजगार भी बना रहना चाहिए। जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स के नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनती है। अब जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स क्या है? स्थान है अमेरिका में। वहां पे एक मीटिंग होती है, कौन सी? मौद्रिक मतलब मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस होती है, पैसे टकों को लेकर के एक मीटिंग करी गई है। उसमें दो संस्थाएं निकल कर आती है, दो संस्थाएं बनाई जाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, IMF। ये क्यों बनाई गई है? जो IMF से जुड़ा होगा उसको लाभ और घाटे से निपटने के लिए, कि भाई विदेश व्यापार में जो भी लाभ घाटा हुआ है, आपने व्यापार करा पर आपको नुकसान हो गया तो उसके लिए थोड़ा हेल्प कर देंगी। ठीक है। दूसरी बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम लोग विश्व बैंक बोलते हैं। ये अब जो विश्व युद्ध में पूरा नुकसान हुआ जिन देशों का, उनको वापस से खड़ा करने के लिए, उनको वापस से रिस्ट्रक्चर करने के लिए पैसा देंगे। ठीक है। इसमें अमेरिका वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। वीटो का मतलब है निषेधाधिकार, मतलब किसी चीज को, किसी फैसले को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। जाओ हम नहीं मानते इस फैसले को, वो वीटो की पावर होती है। और इन दोनों संस्थाओं ने एक्चुअल में जो काम करने की शुरुआत करी वो 1947 से करी। निश्चित विनिमय दर होती, इसमें क्या है? निश्चित, कि भैया जैसे मान लो कि एक जो डॉलर की कीमत है वो 60 रुपए ही रहेगी। फिक्स कर दिया यहां पर कि $1 की कीमत 60 रुपए फिक्स है, अब डाउन नहीं हो सकता, तो ये बात गलत थी। उसके साथ साथ सोना जो है उसकी भी वैल्यू फिक्स कर दी गई, इतने के बदले इतना सोना देना होगा। अब प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जीतोड़ कोशिश कर रहे थे, और हमने देखा कि अब क्या होता है, काफी देश आजाद हो जाते हैं। विकासशील जो देश है वो विकसित देशों के बराबर पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक उनको, उनकी जो जरूरतें थी उनको पूरा करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलते हुए, अब ये क्या है, जो विकासशील देश है ये सब क्या है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनको खरीदना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने खूब पैसा लगाया, खूब पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करा है। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देश उपनिवेश, स्वतंत्र, स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीब व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। यही बात मैंने भी आपको बताया कि ज्यादा देश स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके थे, पर वो सब गरीब थे, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों ने उनको गरीब बना दिया था, उनके संसाधनों को खत्म कर दिया था। अब ये क्या है, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं उनके बराबर पहुंचने की। IMF और विश्व बैंक गठन औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करा, तो ये जो बनाया गया था औद्योगिक देश, जो विकसित देश है, उनकी जरूरतों के लिए ही बनाया गया था। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि एशिया और अफ्रीका के जो देश आजाद हुए हैं, अब भी उन पर राजनीतिक प्रभुत्व उन्हीं देशों का था जिनके वो गुलाम रहे। जो भी उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो उन्हीं यूरोपीय देशों से उन लोगों को लेनी पड़ रही थी। तो इसलिए पूरा का पूरा राजनीतिक प्रभुत्व अभी भी उन्हीं देशों का था, यूरोपीय देशों का था, इन विकासशील देशों पे। पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से विकासशील देशों को कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो अब जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था है, जो विकसित देश है, उनको तो बहुत फायदा हो रहा था, बहुत विकास हुआ, पर इनका विकासशील देशों का कुछ नहीं हुआ। अब विकासशील देशों ने एक ग्रुप बनाया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू G77 का ग्रुप बनाया, और इन्होंने कुछ मांगे करी। वो मांगे क्या थी कि उनके संसाधनों पे, विकासशील देशों के संसाधनों पे उन्हीं का नियंत्रण रहे। ठीक है। विकास के लिए उन्हें अधिक से अधिक ज्यादा सहायता मिले, कच्चे माल का सही दाम मिले, और उनको विकसित देशों में अपना माल बेचने के लिए बाजार उपलब्ध हो। ये 4 मांगे उन्होंने करी है। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। विदेशों में अपनी गतिविधियों को भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर दिया था। अब धीरे धीरे अमेरिका की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, डॉलर की कीमत गिरने लगी, स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई। जैसे मैंने बोला था $1 60 रुपए, तो ये विफल हो गई। भाई मार्केट के अनुसार अप्स डाउन होते रहने चाहिए। जैसे कि अब आप देखते हो कि नहीं, कभी 70, कभी 72, कभी 60, ऐसे भारत की डॉलर से कीमत चलती रहती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम था, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, वहां पे काम ज्यादा करना पसंद करी जहां पे क्या हो, वेतन कम हो, मजदूरों को कम पैसा देना पड़ रहा हो। पिछले 2 दशकों में हमने देखा है भारत, चीन, ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका है, और भारत के तो क्या आर्थिक राजनीतिक पूरे बदलाव भारत के आ रहे हैं। भारत ताकतवर देश था, है और हमेशा रहेगा। और उसी के साथ इस वन शॉट के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कोई भी डाउट रहा हो बच्चों, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और जी जान लगा करके अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहिए। और हम कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है, और आगे तक ये लर्न एंड शेयर की टीम सदैव आपके साथ रहेगी। पर आप भी हमारे साथ बनाए रखिए, और ज्यादा से ज्यादा आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।